हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आपका प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आता है उसका कुछ डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए बेसिक बात ना करते हुए आपके क्वेश्चन में डिस्कशन करने आते हैं। आपका जिस तरह का क्वेश्चन आता है थोड़ा आते हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द रिवाइज शेड्यूल सी। ये शेड्यूल सी 1956 देखिए बात है अभी 2013 चल रहा है, लेकिन आपके वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट में बहुत सारा चीज अभी भी 1956 का फॉलो होता है, उस हिसाब से चलता है। क्योंकि कंपनी का 2013 का बहुत सारा चीज अभी आपके सिलेबस के हिसाब से अमेंड या इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, वो 1956 को लेकर चलता है, तो आप इसको 1956 को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं ये शेड्यूल 6 के हिसाब से कंपनी का 1956 के तहत जो है जो हम लोग बनाते हैं कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 2 में आइए, डिप्रेसिंग चार्ज ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड रेवेन्यू सेक्शन में तो नहीं आता, एक्सपेंस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑफ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस एक्रूवल कंसेप्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग एक्रूवल कंसेप्ट को ही तैयार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज इशूड, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट करता है, ये तो सही है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेटिव कॉम्पेटेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइज, सभी के लिए जरूरी है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग स्मॉल मीडियम साइज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्मॉल के लिए मीडियम के लिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को कहते हैं इन्वेंट्री, जानते हैं करंट एसेट है। कैश एंड बिल्डिंग करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपका ये है करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, ये आपका बिल्डिंग ही हो जाएगा, नॉन करंट एसेट है। चौथा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज अलाउड एज डिडक्शन। आपको डिडक्शन का चौथा मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम में कैलकुलेट करने के लिए टैक्स वगैरह से भी देखिए कभी कदार नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो है अलाउड नहीं है, अलाउड बोल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग, ये जो है क्या बोल रहे हैं ये जब फॉलोइंग इसमें डिडक्शन बिजनेस इनकम में जो है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये आपको अलाउड करता है। हाउ इज द टर्म गुडविल ट्रीटेड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गुडविल को क्या हम लोग ट्रीटेड करते हैं और पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इट इज टेस्टेड एंड इंटरेस्टेड एनुअली, ये जो है एनुअली हम लोग जो है टेस्टेड करते हैं। रिटर्न ऑफ इमीडिएटली रिटर्न नहीं होता है। कैपिटलाइज बट नॉट सब्सिक्वेंट, ये नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, इसका होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मकसद क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में फैसले ले सकें। अंडर द विच अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये पेंडिंग फ्यूचर बिजनेस प्रोजेक्ट, हम लोग क्या फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना है क्या करना है ये हम लोग कभी भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम लोग जो है क्या दिखाते हैं, हम लोग रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन क्या हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द मैचिंग रेवेन्यू। मैचिंग का कंसेप्ट अकॉर्डिंग द रेवेन्यू शुड बी मैच द विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड ओनली, जिसमें एक्सपेंस है इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में if a company follows FIFO method inventory valuation what will happen, राइट कर रहा है। जब FIFO मेथड फॉलो कर रहा है तो क्या इसमें क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड हायर देन द अंडर द कंडीशन। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसमें क्या होता है FIFO मेथड में जो है जब हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा कि हमेशा जो है हायर हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हायर हो जाएगा। उसके बाद इन बच्चों को पार्ट बी द फॉलोइंग जो है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिटर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट, हम लोग जानते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो उसको क्या करते हैं, कैपिटल के साथ जो है क्या कर देते हैं कि क्रेडिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से इसको जो है ये करेंगे।
Which of the following is not liability under the assets? है liability नहीं है. ये prepaid income मेरे लिए क्या है? Prepaid income. Provision with liability है ungiven liability of prepaid income. Prepaid income जो है पहले से सेट कर दिए मेरे लिए एक एसेट है, मुझे पहले से मिल गया है. ठीक है, इनकम हो गया है पहले से, हमें जो इनकम हो गया है. Under which of the following is to auditor's report? Auditor's report. It must have a very financial and comply with the accounting standard. Accounting standard मान रहा है कि नहीं मान रहा है? Under the Indian accounting standard, which of the following is first to show parts of इक्विटी. इक्विटी के तौर पर हम लोग दिखाते हैं, मान लेते हैं इसका शेयर कैपिटल है. शेयर कैपिटल को जो है हम लोग इक्विटी का तौर पर दिखाते हैं. In the joint venture, how asset liabilities stated in consolidated financial statement? Joint venture asset liabilities किस है? The share of profit from joint venture included. Share of profit जो होता है वही हम लोग include करते हैं. According to a certain government grant related to purchase of fixed recognized deduct from the cost of asset. यानी जो है जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो उसको क्या करेंगे? परचेज ऑफ रिकॉग्नाइज डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट. जो ग्रांट मिलेगा उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से हम डिडक्ट कर देंगे, तभी हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. उसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. तो इम्पेयरमेंट लॉस इज द कैरिंग अमाउंट एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट. हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब कैरिंग अमाउंट हम लोग का जो जाने वाला अमाउंट है एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट. कैरिंग अमाउंट जब ज्यादा रहेगा रिकवरेबल अमाउंट तभी हम लोग जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट. यानी जो है जितना खर्चा हो रहा है इन्वेस्टमेंट में जो है तो सबको ऐड करने के बाद जो है हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. नोट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को जो है हम लोग नोट्स का तौर पर दिखाते हैं रिकॉग्नाइज बट नॉट रिकॉग्नाइज बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ये तो देखो टू रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू. चलिए हो जाते हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड अर्न एंड रिलीजेबल. जब अर्न करेंगे या रिलीजेबल होगा तभी हम लोग ये करेंगे. In the event of death of the party, which of the following steps taken to include? Goodwill is included. Goodwill जो है क्या कहते हैं इंक्लूड कर देते हैं. फाइनल सेटलमेंट द डिसीज पार्टनर का जो है इसमें इंक्लूड कर देते हैं. Which of the following is not such marginal costing? Marginal costing का मार्जिनल कॉस्टिंग की वेरिएबल को लेकर चलता है. यहाँ पे बोल रहा है बोथ वेरिएबल और फिक्स्ड, ये वाला नहीं होगा. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड डिटरमिनेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का जो है कितना क्या लग रहा है इसको हम लोग मालूम करते हैं. Under accounting the difference between standard cost and actual cost. Standard cost actual of different values comparison. If the following cost is not relevant to decision making कोई नहीं होता. Sunk cost जो है कोई नहीं करता नहीं. In a marginal costing method, the cost that is classified as marginal costing जो है plus fixed जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है जो कॉस्ट होता है जो उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट. कांस्टेंट होता है पर यूनिट इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. इन एब्जॉर्बिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल सभी तरह का हो जाता है. द मेन ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस ओवर मोर एक्यूरेटली हम लोग यूज कर लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग पीरियड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कॉस्ट. ए कंपनी दैट अप्लाइज कॉस्टिंग कॉस्टिंग जो है नेट मैन्युफैक्चर ये कहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है. ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स एट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल फिक्स कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तो जो है ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. Which of the following is not component of cost of goods manufactured? Cost goods manufactured में जो है डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन रेट नहीं आएगा. Under which of the following the fixed assets manufacturing cost of period cost? Fixed manufacturing overhead cost at period cost होता है. कहाँ से होता है? जब वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. The purpose of the cost sheet is in setting the selling price. क्या करते हैं? हम सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं. In standard costing, the material
वेरिएंस इज वेरिएंस, क्या मैटर प्राइस होता है, प्राइस मतलब भी रहेगा, ये होता है स्टैंडर्ड एक्चुअल प्लस एक्चुअल क्वांटिटी। Which of the following example is sunk cost? Sunk cost is cost research and development already incurred. ये हो चुका है। sunk cost का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हो चुका है, ऐसा खर्चा जो हो चुका है, तो इसीलिए इसको लेते हैं sunk cost में। The term contribution margin refers to the sales minus variable cost. मार्जिन जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज मार्जिनल कॉस्टिंग? प्राइसिंग ऑफ प्रोसीजर, प्राइस इसका क्या होगा, उसको प्राइस लाइन में मदद करता है। द कॉस्ट ऑफ लेबर दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो प्रोड्यूस डायरेक्ट लेबर। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द इक्विवेलेंट यूनिट टू प्रोडक्शन एंड कैलकुलेटेड। इक्विवेलेंट यूनिट हम जानते हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, इसके जरिए अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री जो है इसके जरिए हम लोग मालूम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना था, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग का जो भी किया हुआ है उस हिसाब से